हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार एजुकेशन। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से 102 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है, इसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे। 102 क्वेश्चन ही हम अलग अलग पार्ट में लेकिन 102 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो ये पहला पार्ट है, तो हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए अक्षरधाई, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी आर्यभट्टियम, ऑप्शन डी आचार्यांक सूत्र। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कि ऑप्शन ए अक्षरधाई, जो पाणिनि की बुक है। आर्यभट्टियम ये कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त और चाणक्य कहते थे, और सही है अर्थशास्त्र। और आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की बुक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आर्य, ऑप्शन डी दूसरे। तो फ्रेंड्स, नाम से पता चला आर्यावर्त। तो आर्यावर्त में आर्य है, इसे इसका आंसर होगा सी आर्यावर्त। आर्य के निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कथन दिए गए, उन पर विचार करना है। पहला है, भारत का नाम ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया। ऑप्शन 2, भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। तो फ्रेंड, बताएं कि उन में से कौन सा कथन सही है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, दोनों एक, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। फ्रेंड, का आंसर है ऑप्शन सी एक और दोनों। अब भारत का नामकरण वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया, ये भी सही है। और भारत को जम्मू द्वीप का एक हिस्सा, एक भाग भी माना जा सकता है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है कि पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। जो पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी महाकाव्यों का, ऑप्शन डी भूगोल का अध्ययन। तो इसका आंसर होगा भी शिलालेखों का अध्ययन ही पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फ्रेंड्स, में एक तरफ अभिलेख दिए गए हैं और एक तरफ शासक के नाम। तो जिनने अभिलेख दिए गए हैं उसमें इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत दिया है, मैच नहीं होता। पहला हाथी कुंभा अभिलेख खारवेल का, कि देवपाड़ा अभिलेख यशोधर्मन का, कि पर्याप्त प्रसिद्ध समुद्रगुप्त का, कि नासिक अभिलेख कौतमी सातकर्णी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फ्रेंड्स कौतमी पुत्र के आगे सातकर्णी नाम है, और कौतमी उनकी माँ का नाम है। सातवाहन डायनेस्टी के थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवपाड़ा अभिलेख यशोधर्म का नहीं है। अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सिक्स क्वेश्चन है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार। अब इन कथनों पर विचार करना है कि प्रारंभिक अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं, कि सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के भोजन कोई से प्राप्त अभिलेख है। तो बताना फ्रेंड में उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो फिर का आंसर है ऑप्शन सी एक और दो। ये दोनों सही है कि सबसे प्राचीन अभिलेख भोजन कोई का जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, और अभिलेख में स्तंभ लेख, शिलालेख, ताम्रलेख और दीवारों मुद्राओं पर भी खोदे हुए हैं, मिले हैं।
फ्रेंड्स ज़्यादातर केवल वाले आंसर गलत होते हैं। आप सामने 2 क्वेश्चन देखिए, उनमें ये दोनों केवल वाले गलत है। ये फ्रेंड्स कहीं कहीं सही भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर ये गलत ही रहता है। अब 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? तो ऑप्शन है प्रियदर्शी, ऑप्शन बी कार्ल मैकेंजी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम या ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसप। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसप। इन्होंने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था और इन्होंने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को भी पढ़ा था। और प्रियदर्शी ये अशोक को कहा जाता था। अशोक का नाम अशोक सिर्फ 4 ही अभिलेखों में मिला है, एक मास्की, एक उद्गोलन, एक गुज्जरा और एक नेत्तोर। ये 4 अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक मिला है, बाकी सब उसके अभिलेख में प्रियदर्शी मिला है। अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स वहाँ कथनों पर विचार करना है कि पहला देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। राइट टू फ्रेंड्स देवनागरी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है और दूसरा देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है। तो हमें बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर है केवल 1। मतलब फ्रेंड्स देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये होता है गलत, यह कथन गलत है या सही है। हम 9th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकनोग्राफी, एथनोग्राफी, एपीग्राफी, न्यूमैथमेटिक्स। तो इसका आंसर है न्यूमैथमेटिक्स सिक्के के अध्ययन को कहते हैं। अब 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब ऐतिहासिक शोध और प्रागैतिहासिक काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आहत सिक्के ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आई थी कि लेख युक्त सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व में आई थी कि दिनार 4वीं शताब्दी और जीतल 16वीं शताब्दी में। तो इसका इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं हम लोग को ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है डी जीतल 16वीं शताब्दी में नहीं आई थी। फ्रेंड्स जीतल दिल्ली सल्तनत में चला था, ना कि 16वीं शताब्दी में। हम लोग 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 11th क्वेश्चन दिए गए कथनों पर विचार करना। तो फ्रेंड्स इनमें पहला ऑप्शन भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। का साढ़ एक नियमित प्रकार का सिक्का था। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की उन्नति का सूचक माना जाता है। तो इनमें से बताना उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और ऑप्शन से केवल 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 3। मतलब फ्रेंड्स ये तीनों सही है। भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाए, तो ये सही है। फ्रेंड्स इसको पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स दूसरा वाला का सार पर एक नियमित प्रकार का सिक्का था, ये भी सही है। और सिक्कों के कमी को व्यापार वाणिज्य की उन्नति का सूचक माना जाता है, ये भी सही है। हम लोग 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 12th क्वेश्चन है ऋग्वेद है। मैंने पूछा ऋग्वेद है क्या? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ।
ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है कि कथाओं का संकलन है कि शब्दों का संग्रह है कि युद्ध का ग्रंथ है? तो इसका आंसर ए है कि स्रोतों का संकलन ऋग्वेद है। हम 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए समर्पित है? किस देवता पर समर्पित है? ऋग्वेद में जो प्रथम सूक्त प्राय है वो किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही है, अग्नि पे समर्पित है। हम लोग 14 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग का 14 क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है यजुर, ऋग, साम कि अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। फ्रेंड्स सबसे पहले ऋग्वेद आया था पहला, फिर यजुर्वेद आया था दूसरे नंबर पे, तीसरा हम लोग का सामवेद था और आखिरी अथर्ववेद जो 4th है। हम लोग 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को बताया गया? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सिंधु। तो इनमें इसका आंसर है ए, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया ऋग्वेद में। अब 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 16 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन यजुर, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पहले हमें बोला कि ऋग्वेद का जो संकलन के है उस पर किस वेद का, किस ग्रंथ है वेद का उस पे आधारित है? तो इसका ऑप्शन बी है, सामवेद ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है। 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में कि सामवेद में? तो इसका आंसर है सामवेद में सारे गामा पाधानी ये सातों स्वर और संगीत के बारे में दिया गया है। अब 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फ्रेंड्स। अब 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। दूसरा, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के 6 जैमिनी को माना जाता है। तो पूछा है कि उपयोग में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? तो ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। पेंसिल में 2 नहीं लिखा है, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है, यह मैंने पहले बता दिया था। और सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के 6 जैमिनी को ही माना जाता है। अब 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 19 क्वेश्चन है कि शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो फिर नाम से पता चला है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों के बीच से यजुर्वेद लगा है। तो इसका संबंध तो यजुर्वेद से ही होगा। और ऑप्शन बी, अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 20 क्वेश्चन आगे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका पहला है कि यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं। दूसरा, शुक्ल यजुर्वेद से वाजसायनी संहिता संबंध है। और सी है ऑप्शन सी है कि सॉरी फ्रेंड्स,
कथन तीसरा है कि यजुर्वेद में रत्नियों की चर्चा है। तो हमें बताने उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन ए केवल है, ऑप्शन बी केवल, तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अब हम लोग 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, अब एंशिएंट हिस्ट्री के हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। ऑप्शन डी है कि अथर्ववेद में कहा गया है। फ्रेंड्स हिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये 3 पार्ट हैं हिस्ट्री के। हम लोग 22nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आर्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आयुर्वेद लिखा है, हम गलत पढ़ लिए। ये क्वेश्चन मैं दोहरा रहा हूँ कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आर्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो इसका ऑप्शन आंसर डी है, अथर्ववेद में मिलता है। और 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब 23rd क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा को नैतिक अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि जो सभा को नैतिक आधार मतलब सामूहिक वाद विवाद अनुल्लंघनीय कहा गया है, वो अथर्ववेद में कहा गया। अब 24th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर हम लोग का 24th क्वेश्चन है, त्रय नाम है तीनों वेदों का, धर्म, संघ व बुद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो इसका आंसर है ए, तीनों वेदों को त्रय कहा जाता है। अब 25th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन है, निम्न को सही सम्मिलित कर दीजिए। इनमें सूची 1 और 2 दिए गए, इनको सही सम्मिलित करना है। फ्रेंड्स निम्न को सम्मिलित करें, तो फिर यहाँ पर वेद लिखा है, ये असल में ऋग्वेद है। और सूची 1 में ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद है। और सूची 2 में पहला संगीत में स्रोत, दूसरा स्रोत एवं कर्मकांड, तीसरा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, चौथा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो हम लोग को सामवेद का बताया कि सी का पहला है। देखिए फ्रेंड्स, सी का पहला किसमें है, तो ए वाले में है और डी वाले में है। तो हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरा जो हम लोग को बताया कि ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाओं से जुड़ा है। ऋग्वेद हम लोग का स्रोत एवं प्रार्थनाओं से, और सामवेद संगीत में से। अब देखते हैं कि स्रोत एवं सातवां, तब हम लोग का ऋग्वेद का ए का 4 किसमें है, तो 2 में है फ्रेंड्स। तो इसमें आंसर, अब हम लोग यजुर्वेद का पता चलता है कि यजुर्वेद किसमें है। यजुर्वेद में क्या है, फ्रेंड्स यजुर्वेद में
स्रोत एवं कर्म कांड है। स्रोत और कर्म कांड है यजुर्वेद और जो बता अथर्ववेद तंत्र में वशीकरण। तो इसका आंसर होगा ए क्योंकि डिस्कस करें कि 4 2 1 3 ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। यही हम लोग ने किया भी था और आंसर ये है। तब ऐसे पता लगा सकते हैं कि सही आंसर क्या हो सकता है। और 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फ्रेंड्स। अब 26 क्वेश्चन का है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहा जाता था। और दूसरा है कि ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता था। और तीसरा है, सामवेद के गायनकर्ता को उद्गाता कहा जाता था। और चौथा है, अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता था। तो इनमें बताना है कि दिए गए उपयोग कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1 2 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। तो इसका सही है कि सारे सही है, 1 2 3 4 सब सही है कि ऋग्वेद में यज्ञकर्ता को होता, यजुर्वेद में यज्ञकर्ता को अध्वर्यु और अथर्ववेद में यज्ञकर्ता को ब्रह्मा और सामवेद में गायनकर्ता को उद्गाता कहा जाता था। अब हम लोग 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग का 27 क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जोड़ा जाता है। जो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल है उसे किस युग में जोड़ा जाता है, इनमें ये पूछा है, जो कि यूपीपीसीएस के 2002 के कुछ पेपर में आया था हिस्ट्री से। तो ऑप्शन ए ब्रह्मांड युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग, ऑप्शन डी महाभारत। तो इनमें ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मांड युग से 800 से 600 ईसा पूर्व को जोड़ा जाता है, युग से जुड़ा है। और 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड 28 क्वेश्चन है कि जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। तो फ्रेंड्स अध्वर्यु मैंने बताया कि यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, तो इसको आप अभी हटा दीजिए। अब बचा आचार्य, सी उपाध्याय, डी पुरोहित। तो पुरोहित पूजा करते हैं तो ये अध्यापक कहलाएंगे नहीं, तो भाई इसको भी हटा दीजिए। अब बचा आचार्य और उपाध्याय। तो उसमें जो जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था, आचार्य नहीं। अब 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्रेंड हम लोग का 29 क्वेश्चन है, सतपथ ब्रह्मांड उल्लेखिक राजा विदय माधव से में संबंधित ऋषि थे। इसमें गलत लिखा है, राजा विदय माधव में से में संबंधित ऋषि थे। ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र और डी ऋषि गौतम राहुगढ़। तो इसका आंसर डी है, ऋषि गौतम राहुगढ़ राजा विदय माधव से संबंधित थे, जो सतपथ ब्रह्मांड उल्लिखित राजा हैं। अब हम लोग 30 क्वेश्चन के पढ़ते हैं कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सतपथ ब्रह्मांड या पंचविंश ब्रह्मांड। इनमें से किसमें पुरुष मेघ का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी सतपथ ब्रह्मांड में पुरुष मेघ का उल्लेख है। फ्रेंड्स ये हम लोग का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अगला वीडियो हम पार्ट 2 जल्द ही बनाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करेगा, सॉरी फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हम इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेगा। तब के लिए थैंक यू।